कोगुलेशन फैक्टर कैसे काम करेंगे वो देखिएगा कोगुलेशन पाथवे में। अब देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब यहाँ पे प्लेटलेट्स का थॉम्बस बन जाता है तो दो तरह से कोगुलेशन फैक्टर काम करता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है, एक एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले क्या होगा, कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 जब किसी नॉन एंडोथेलियल सरफेस, ऐसे आपके ब्लड में सभी कोगुलेशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं आपको पता होगा, लेकिन कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 को हैगमैन फैक्टर्स या कॉन्टैक्ट फैक्टर के नाम से आप जानते होंगे। और कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 जब किसी नॉन एंडोथेलियल, ये एंडोथेलियल सरफेस है, लेकिन जब किसी नॉन एंडोथेलियल सरफेस से टकराता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं ये सर्कल जिसको बना रहा हूँ, या मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये रेड कलर से लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या है, ये एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 है। अब जो ये कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 है, ये कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा। किसको? कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 को। किसको एक्टिवेट करेगा? कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा। तो कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जो एक्टिवेट फॉर्म है वो मैं सर्कल में और रेड कलर में दिखा रहा हूँ। जैसे ही कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट होता है, कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 कोगुलेशन फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर देता है। आप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। कोगुलेशन फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही कोगुलेशन फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट होता है, और ये क्या करता है, ये कोगुलेशन फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है? कोगुलेशन फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। किसको? कोगुलेशन फैक्टर नंबर 10 को। ये देखिए, अब कोगुलेशन फैक्टर नंबर, जैसे ही कोगुलेशन फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा? प्रोथ्रम्बिन को। किसको? प्रोथ्रम्बिन को। प्रोथ्रम्बिन आप जानते हैं एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन में, किसमें? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 4, दैट मीन्स कैल्शियम आयन, और फैक्टर नंबर 5, इन दोनों की प्रेजेंसी में एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो होता है वो धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये फाइब्रिन फैक्टर नंबर 13 की प्रेजेंसी में, फैक्टर नंबर 13 की प्रेजेंसी में पॉलीमराइज्ड हो जाता है। पॉलीमराइज्ड हो जाता है, और पॉलीमराइज्ड होके बना लेता है क्लॉट। अब कैसे बनाएगा? ठीक है, ये तो एक मैंने आपको एक पाथवे बताया, जो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब एक और भी तरीका होता है इसका, जहां से क्या होता है, फैक्टर नंबर सीधा फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट होता है। फैक्टर नंबर 7 ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हो जाएगा। यस, फैक्टर नंबर 7, और एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर 8 को। और ये देखिए, फैक्टर 8 को एक्टिवेट करेगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। ओह शिट, किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर नंबर 8 को। ये देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि इंट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे में यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट होता है। फैक्टर नंबर 7 फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 8 फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करता है। सीधा फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 10 को एक्टिवेट करेगा, और 10 फिर उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से दो तरीके से, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू हमारा जो फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन
और फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन होकर बहुत सारे फाइब्रिन बनते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे होता है, कहाँ पे, ये जो टेम्प्रोरी थॉम्बस बना है, तो ये टेम्प्रोरी थॉम्बस पे जब बहुत सारे फाइब्रिन बन जाते हैं, बहुत सारे फाइब्रिन आ जाते हैं, तो ये फाइब्रिन क्या करते हैं, इन थॉम्बस को आपस में एकदम बाइंड कर देते हैं। और बाइंड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सेल्स आके और बन जाता है क्लॉट। क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। और इसी को बोलते हैं ब्लड का क्लॉट होना। तो ये तीसरा स्टेज होता है, ठीक है। तो तीसरे स्टेज में क्लॉट फॉर्मेशन होता है। और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है, जब यहाँ पे थॉम्बस बन जाता है, आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे थॉम्बस बन जाता है, इस तरह से प्लेटलेट्स के थॉम्बस बन जाते हैं जब, ठीक है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और एडहियन हो जाता है, तो अब इसको क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होगा, जब यहाँ पे एडहियंस होता है तो ब्लड में बहुत सारे कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उसमें से कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 इस ब्लड में प्रेजेंट, कोगुलेशन फैक्टर नंबर, ब्लड में टोटल 13 कोगुलेशन फैक्टर पाए जाते हैं। तो जो फैक्टर नंबर 12 होता है वो जैसे ही नन एंडोथेलियल सरफेस से टकराता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और जो फैक्टर नंबर 7 होता है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के कांटेक्ट में आने से एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये दोनों कोगुलेशन फैक्टर नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं या दोनों में से कोई एक एक्टिवेट हो जाता है, तो कोगुलेशन फैक्टर, सपोज दैट कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, तो कोगुलेशन फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होने के बाद तुरंत वो एक्टिवेट कोगुलेशन फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट कर देगा। 9 सीधा 11 को एक्टिवेट करेगा और 11 जो होता है वो सीधा 10 को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही कोगुलेशन फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होगा वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और इसके कन्वर्जन में फैक्टर नंबर 5 और कैल्शियम आयन, दैट मीन्स फैक्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। फैक्टर नंबर 10 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 4 की सहायता से। जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये फाइब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। और जब फाइब्रिन बन जाता है तो फैक्टर नंबर 13 बार बार इसी स्टेप को पॉलीमराइज कराता है, बार बार इसी स्टेप को रिपीट करा के बहुत सारे फाइब्रिनोजन को बना देता है, बहुत सारे फाइब्रिन को बना लेता है। और फाइब्रिन इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रिन इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस थॉम्बस को स्ट्रांगली धीरे धीरे बाइंड कर लेता है। और क्या होता है कि पूरा का पूरा थॉम्बस जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन था अच्छे से इसमें बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद ये बन जाता है क्लॉट, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन होता है वह सॉल्युबल होता है, ब्लड में सॉल्युबल होता है, जबकि फाइब्रिन सॉल्युबल नहीं होता। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और यहाँ पे ये क्लॉट बन जाता है। तो इस तरह से तीसरा स्टेप पूरा होता है हीमोस्टेसिस का, क्लॉट फॉर्मेशन का। इसमें दो तरह से क्लॉट फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनता है क्लॉट फॉर्मेशन। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पार्शियली या फुल्ली डिसोसिएशन ऑफ थॉम्बस बाय प्लाज्मिन। एक बात ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज होता है तो अब यहाँ पे जब ये थॉम्बस बना, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हुआ, या यहाँ पे फाइब्रिन जब आया, फाइब्रिन बना, धागे लाइक स्ट्रक्चर बना, ये यहाँ पे बनने के साथ साथ ये इसके अंदर भी तो जा सकता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी तो जा सकता है क्लॉटेड पार्ट। और अगर ये क्लॉटेड पार्ट हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर गया, हमारे हार्ट में गया और सर्कुलेट होकर हमारे ब्रेन में या पतली कैपिलरीज में पहुंचा, तो क्या करेगा जानते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, ब्लॉक हो जाएगा और ऐसे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म या कोगुलेशन मैकेनिज्म में प्लाज्मिन सबस्टेंस होता है, प्लाज्मिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज होता है जो इन एंडोथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं। तो जैसे ही कोई एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का मतलब है जो एग्रीगेट कर रहा हो, जो सेल को आपस में चिपका रहा हो, जैसे ही कोई एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स यहाँ अंदर जाने की कोशिश करता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स अंदर जाने की कोशिश करता है, अंदर जाता है, या कोई फाइब्रिन दैट मीन्स क्लॉटेड पार्ट, इनसॉल्युबल पार्ट जब अंदर जाता है, तो प्लाज्मिन एंडोथेलियल सेल से रिलीज हुए प्लाज्मिन इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट सेल को खा जाती हैं, सीधा सीधा निकल जाती हैं। अगर आप ऐसे देखें तो, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, ये देखें, ये इसका
एक तरह से ये प्लाज्मिन है, और जैसे ही प्लाज्मिन कोई एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को पाता है ये इसको खा जाता है, दैट मीन्स इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि अगर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में गया तो वो क्या करेगा, वहाँ पे अंदर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करा देगा, जमा देगा, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट मीन्स उसको ब्लॉकेज हो जाएगा, उसका ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को, या जो ये फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें जैसे ही इसके अंदर जाती हैं ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय कौन करता है, प्लाज्मिन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जो ब्लड का क्लॉट है वो हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं जाने पाता। तो ये बेसिक हीमोस्टेसिस की मैकेनिज्म है, हीमोस्टेसिस या ब्लड कोगुलेशन की मैकेनिज्म है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है कोगुलेशन। अगर कोगुलेशन से रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इससे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, अब इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, या जो हमारे पेड मेंबरशिप्स क्लासेस हैं उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा कोगुलेशन मैकेनिज्म, दैट्स ऑल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। एनीवन?